आपका दोस्त निर्मल तिवारी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के प्रीमियम टॉक शो टूरिज्म टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सेना के अनुशासित कैरियर से लेकर हेरिटेज संरक्षण तक इस तरह के अद्भुत कार्य किए कि न केवल हेरिटेज को संरक्षित किया गया बल्कि एक ऐसी विधा ने जन्म लिया जिसमें पूरे देश की जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ थी वो संरक्षित हो सकें, उसकी दिशा में प्रयास तेजी से शुरू हुए। स्वागत करते हैं कैप्टन गज सिंह अल्सीसर साहब का। गज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पहला सवाल ही जहन में ये आता है कि सेना के अनुशासित कैरियर से लेकर हेरिटेज संरक्षण तक का ये जो सफ़र है बड़ा रोचक, ये किस तरह से शुरू हुआ? देखिए, मैं 1980 में फ़ौज के अंदर कमीशन के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई गया। वहाँ पर जो हमारे 10-11 महीने की ट्रेनिंग थी और उसमें मैं अव्वल आया और ऑलराउंड बेस्ट कैडेट का मेरे को अवार्ड मिला, उसको सोर्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। और मेरी पहली पोस्टिंग जयपुर हुई। तो ये बात है 1981 की, मार्च 81 में मैं जयपुर पोस्टिंग हो गई। तो उस दौरान ये हेरिटेज मूवमेंट शुरू हुआ ही था और जैसे पायनियर्स थे हमारे सामोद, नारायण कानोता वाले और मंडावा वाले। तो कानोता जो लेट ठाकुर साहब थे, मोहन सिंह जी, वो मेरे मामा जी थे। तो उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली। उन्होंने सबसे पहले नारायण निवास को जब होटल में कन्वर्ट किया 1979 में, तो वो मैं देखता था। जयपुर पोस्टिंग होने के नाते वहाँ आना जाना मेरा खूब था और उनको हम बुलाते भी थे आर्मी के अंदर। तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली ननियाल से कि मेरे को भी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कन्वर्ट करना चाहिए होटल में। अच्छा, एक सवाल ये आता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने उस तरह से तैयार किया। अल्सीसर महल की बात करें, अल्सीसर हाउस जयपुर की बात करें, अभयगढ़ खेतड़ी, नाहरगढ़ रणथंभौर। अभयगढ़ खेतड़ी की हम बात करें तो अभयगढ़ को आधुनिक भारत के सबसे अनूठे दुर्ग के तौर पर माना जा रहा है। इस परियोजना का मूल विजन क्या था? ये बड़ा एक मेरे को चैलेंज मिला था। 30 अप्रैल 87 को मेरे यहाँ पर पगड़ी का दस्तूर हुआ। जो लेट राजा साहब थे, राजा बहादुर सरदार सिंह जी, उनकी डेथ हो गई थी। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसमें अंबेडकर जी असेंबली के वो मेंबर थे और जो हमारे संविधान है उसके पीछे उनके सिग्नेचर्स भी हैं। तो उनकी डेथ के ऊपर मेरे पगड़ी बंधी। वो ना उनके कोई औलाद नहीं थी और ये हमारे रिवाज हैं जो कि लेगेसी चलती रहनी चाहिए। तो उस दौरान कुछ लोगों ने मेरे को कुछ ऐसे कटु शब्द बोले एक मीटिंग के अंदर। हमारे भाईबंद, हमारे कुनबे के लोग बाग थे। उन्होंने कहा कि ये फौजी क्या खेतड़ी जैसी रियासत को संभाल लेगा। वहाँ से मेरे को ये चैलेंज मिला। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर थोड़ा सा तेज ज़रूर आई थोड़ी। मेरे लिए बोल देता कि गज सिंह में इतनी काबिलियत है क्या, वो तो ठीक है, बर्दाश्त करने लगती। पर उन्होंने तो हमारे फ़ौज को नकार दिया कि ये फ़ौजी बोला उन्होंने मुझे। तो मैं उठ के खड़ा कहा कि इस फौजी में दम होगा तो नई खेतड़ी बना के बताएगा। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसमें एक सवाल बीच में ये भी आता है, क्या आपने जो सैन्य अनुभव था आपका, उसको अभयगढ़ जैसे विशाल दुर्ग के डिजाइन और रक्षा स्थापत्य की अवधारणा को प्रभावित किया? उसको लगा कि वो चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं, वो नहीं, फौज वाली? मेरी पूरी ज़िंदगी फ़ौज की ट्रेनिंग, जो फ़ौज के कंसेप्ट, फ़ौज के अंदर जो फिनिशिंग जो काम, उससे पूरी प्रभावित है। मेरा जो सिस्टम है, मैं प्रॉपर प्लानिंग करके जो भी काम करता हूँ, पूरी प्लानिंग पहले करता हूँ और उसके बाद मैं आगे उसको एग्जीक्यूशन पे जाता हूँ। खेतड़ी में अभयगढ़ जैसी एक 5 सितारा या उससे भी ऊपर की प्रॉपर्टी तैयार करना, यहाँ का फुटफॉल किस तरह का है टूरिस्ट का? ये डेस्टिनेशन वेडिंग की हम बात करें, उसके अलावा भी क्या, मतलब खेतड़ी आए तो टूरिस्ट क्या अपने साथ अपने जेहन में लेकर के जाए? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक चैलेंज के तौर पर मैंने इसको खड़ा किया। मेरे माताजी ने मेरे को बोला था कि तू छोड़ इन जो खेतड़ी, जो पुरानी संपत्तियां हैं, उनको उसमें तू हाथ मत डाल, तू अपनी बना, तेरी में काबिलियत है, तू अपनी बना।
तो जब उसके बारे में जब मेरे को बोला तो मैंने थोड़ा इसका रिसर्च किया। तो दिल्ली के नज़दीक एनसीआर यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उसके अलावा जो नया ट्रेंड चल रहे थे उनको देखते हुए मैंने इस पे काम किया। तो सिस्टम जो जो मैंने सीखा उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले अपनी प्रॉपर्टी को डेस्टिनेशन बनाओ, उसके बाद में अपने नेबरहुड पे डेवलपमेंट का आप काम कीजिए, और फिर उसके बाद में एरिया का डेवलपमेंट के बारे में हमारे को सोचना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी ऐसी डिज़ाइन करी कि मेरा प्रॉपर्टी एक डेस्टिनेशन बने। फिर आगे भी कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई आता है यहाँ पर टूरिस्ट आता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो यहाँ पर जो एक तरह से रामकृष्ण मिशन है यहाँ, और जहाँ स्वामी विवेकानंद जी को एनलाइटमेंट मिला था, उस जगह को यहाँ के जो आर के मिशन वाले डेवलप करना चाहते थे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। तो 2014 में मैंने सीएम थे उस समय वसुंधरा जी, उनको रिक्वेस्ट करके उनको 2 करोड़ रुपए रेस्टोरेशन ऑफ द बिल्डिंग के मैंने दिलाए। फिर पैसे कम पड़े तो 2017 में फिर 1 करोड़ 78 लाख रुपए मैंने उनको यहाँ दिलवाए। तो एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम यहाँ पर डेवलप। स्वामी विवेकानंद का आपके परिवार से भी पुराना नाता रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए ना, बहुत बड़ी रोचक सी कहानी है वो पूरी। स्वामी विवेकानंद जी को जो नाम दिया और जो उनको स्पॉन्सर किया, उनका नाम था राजा अजीत सिंह जी। राजा अजीत सिंह जी अल्सीसर से खेतड़ी गोद आए थे, और उनको यहाँ जो गोद लेने के अंदर मेरे जो परदादा के फादर थे गणपत सिंह जी, उनका बहुत बड़ा रोल था। वो जयपुर में शिकारखाना और जंगलात के, जैसे आज के दिन में खौफ होता है, वैसे वो सबसे बड़े अधिकारी थे और जयपुर में थे। तो अजीत सिंह जी के पिताजी और माताजी की बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी, तो वो उनके गार्डियन थे। तो उनकी देखरेख के अंदर वो रह रहे थे। तो जब फतेह सिंह जी जो राजा थे यहाँ के, उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने शेखावाटी का दौरा किया, तो बिसाऊ के ठाकर साहब ने उनको बताया कि आप क्यों इधर उधर जा रहे हो, आपके घर में बच्चा है और वो अजीत सिंह नाम है अल्सीसर में, उसके देखो। उन्होंने आके अजीत सिंह जी से मिले, देखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमारा मेरे बाद में इसको मैं गोद ले लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जल्दी डेथ हुई उनकी, और उस दौरान एक बड़ा खेल हुआ। नंदलाल जी नेहरू यहाँ के दीवान होते थे। मोतीलाल जी नेहरू जो थे, उनके बड़े भाई जो फतेह सिंह जी थे, उनकी डेथ हुई, हमारे दिल्ली में डेथ हो गई कोई इलाज के दौरान। तो उन्होंने उनको उनकी डेथ घोषित नहीं करी कि वो ख़त्म हो गए। उनको सबसे पहले अल्सीसर सवार भेजे गए और उन बच्चे को बुलाया गया, अजीत सिंह जी को बुलाया गया। और यहाँ जब पहुँचे, उससे यहाँ एक विल बनाई गई, और उस विल के कारण उसमें उनके मरे हुए के अंगूठे लगवाए गए फतेह सिंह जी के, और एक विल बना के और कहा कि साहब ये अजीत सिंह जी को गोद लेना चाहते थे, ये गोद लिया है, ये बच्चा है। उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी उठापटक हुई। जयपुर स्टेट नाराज़ हुआ, अंग्रेज़ नाराज़ हुए, क्योंकि कोटपुतली का परगना अंग्रेज़ों को डायरेक्ट नीचे था। तो वो सब हुआ, परंतु वो जो विल थी उसको कोई वो कह नहीं सकता था गलत है, और वो उसमें नंदलाल जी को अपनी नौकरी ज़रूर खोनी पड़ी, पर फिर वो यहाँ से निकल गए। स्वामी विवेकानंद जी को स्पॉन्सर भी किया था शायद शिकागो जाने के लिए। वो मैं आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो विवेकानंद जी हमारे जो परदादा के भाई थे अजीत सिंह जी, वो उनको माउंट आबू में मिले। वहाँ से वो प्रभावित हुए, उनको यहाँ लिया है और यहाँ फिर रखा, काफ़ी उनका आपस में मिल। तो जब ये जो शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जाने का जो प्रोग्राम बनाया उन्होंने, तो वो पैसे नहीं थे। तो हमारे अजीत सिंह जी ने, राजा साहब ने कहा कि मैं दूंगा पैसे। उनको फर्स्ट क्लास की टिकट दी, और उनकी माता जी को भी ताज़ ज़िंदगी 100 रुपये का मनी ऑर्डर जाता था। शिकागो तक का आपने, जैसे उनका सफ़र यहाँ से फिर शुरू हुआ विवेकानंद जी का। हम खेतड़ी की बात करते हैं, क्योंकि इतना आलीशान आपने जिस तरह से एक पूरा एक सपने को साकार किया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। और
लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप सैन्य अधिकारी रहे, फिर आपकी वाइल्ड लाइफ में इतनी रुचि देखी, खेतड़ी बांसियाल आज आपकी उसकी वजह से हुआ कि आप एक विलिंगनेस थी कि हाँ मैं एक ऐसा रिजर्व यहाँ पर लेकर के आऊँ। तो ये जो लेपर्ड कंजर्वेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वहाँ कैसे आपकी रुचि जागृत हुई और कैसे आपने इन सबको साकार करने में अपने जो एफर्ट्स थे वो लगाए सारे? देखिए, ये पुरानी शिकारगाह का इलाका था जहाँ खेतड़ी बांसियाल जो कंजर्वेशन रिजर्व जो नोटिफाई हुआ है, इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो इस एरिया को डाइवर्ट कराना चाहते थे माइनिंग के लिए। मुझे थोड़ा सा उस ज्ञात हुआ तो मैंने कहा कि ये तो पूरे इलाके को बिगाड़ देंगे। तो जो भी मेरे किसी से जैसे वसुंधरा जी से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसे होने वाला है, तो उन्होंने उसमें पूरी मेरी मदद करी। डीएफओ था, उसको हिदायत हुआ और इसका पूरा हमने नोटिफाई कराया। तो इसमें जब मैं आपको बात कर रहा था कि पहले हमारी प्रॉपर्टी को हम डेस्टिनेशन बनाना चाहिए, फिर उसके नेबरहुड में जाना चाहिए, फिर उसके एरिया के डेवलपमेंट। तो जब कोई टूरिज़्म साइट बनती है, टूरिज़्म एक लोकेशन एक बनता है कि ये टूरिज़्म सेंटर है, तो उसमें ये सब की ज़रूरत होती है और भी एक्टिविटीज़ डेवलप हो। तो ये नया ट्रेंड है आज के ज़माने में, फैशन है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, इको टूरिज़्म। तो जब देखा कि यहाँ पैंथर्स की पॉपुलेशन हो सकती है, यहाँ पैंथर्स आ रहे थे जा रहे थे इस इलाके में, माइग्रेशंस होता था, यमुना से आते थे, यमुना के इलाके से। तो हमने 5 टाइप ये पैंथर यहाँ छुड़वाए शुरू में कंजर्वेशन रिजर्व बना के, और अच्छा खासा बजट दिलवाया। हर साल 5, 7, 10 करोड़ का बजट आया, जिससे कि दीवारें बनी और प्रोटेक्शन का काम हुआ, प्रे बेस का डेवलपमेंट हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। और आज उसका जो सक्सेस क्या है, 5 के 32 से ऊपर यहाँ पैंथर हो चुके हैं, और बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय 10 भी साल नहीं लगा, में। 10 साल के अंदर। और आपने ये आसपास में जो जंगल देख रहे हो, ये इतना घना हो गया है कि ये देखने लायक है। अच्छा, जो खेतड़ी अभयगढ़ आए, नाम ही जिस तरह से अभयगढ़ आपने रखा, और मैंने ये भी देखा, उस सवाल पे मैं आऊँगा, उससे पहले पूछना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर जब हम इसमें घूमते हैं अभयगढ़ में, तो आपने विशिष्ट नाम दे रखे हैं। उनके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से वो विशिष्ट नाम रखे गए, कक्षों के या कोर्टयार्ड्स के या तमाम अलग अलग जो रूम्स हैं उनके? देखिए, जो कमरों का जो नाम है वो तो हमारे बुज़ुर्गों के नाम से हमने रखे, जैसे अजीत महल रखा, जय महल रखा, ऐसे जय निवास रखा, ऐसे सब वो तो उनके नाम से रखे। पर जो कॉमन एरियाज़ के थे, जो हॉल्स थे, जो हमारे डाइनिंग हॉल है, हमारे सभा भवन है, ये इनके नाम मैंने जो अपने पुराने हिंदी नाम होते थे और उसके हिसाब से रखा। जैसे जो हमारा मेन डाइनिंग हॉल है, उसका नाम हमने शीश महल रखा, क्योंकि शीश का काम हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत खूबसूरत एक हॉल है और लाउंज है, जो एक तरह से वो हमने सुख महल रख दिया। इसी तरह से एक कपड़ द्वार रख दिया। एक जो पुराने ज़माने में जो आर्मरी होती थी, उसको सिले खाना बोलते हैं, तो वो वहाँ पर हम बार बनाने की वो बार के लिए हम तैयार किए हमने। ऐसे ही नीचे जो मेन हॉल है, वो दरबार हॉल बोलते हैं, हमने उसका नाम सभा भवन रखा। और 2-3 और है नाम वहाँ, एक आनंद भवन, जहाँ खाने बिल्कुल बहुत बढ़िया डाइनिंग हॉल बनाया है। मतलब रुचि जागृत हो, पर्यटक यहाँ आए तो देखे कि हाँ इसके पीछे क्या है, उसके पीछे कारण ये सीधे तौर पर रहा। यही तरीका है, जो अपन पुराने हमारे जो नाम है उनको सब भूल गए थे, जो हम अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस से, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से हम नाम रखने शुरू कर दिए। तो हमने कहा नहीं, हम इनको हमारे जो पुराने नामों के। अच्छा, अल्सीसर हाउस, अल्सीसर हवेली, नाहरगढ़ रणथंभौर, अभयगढ़ खेतड़ी, अब कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन। मैंने मेवाड़ की तरफ कूच करने का प्रोग्राम बना लिया है। कुछ उस इलाके में मैंने ज़मीन लेने की असलाह इकट्ठा कर लिया है आपने सारा? वो अभी चल रहा है। 3 साल हो गए मुझे, धीरे धीरे वहाँ मैं ले रहा हूँ। तो एक पहाड़ के ऊपर प्लेटो था, टेबल लैंड था, करीब 3400 फुट की हाइट में, वो मैंने ले लिया है। और उसके और नीचे रास्ते वास्तों का जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़मीनें अभी खरीद रहे हैं धीरे धीरे।
एक सैन्य अधिकारी, एक हेरिटेज संरक्षक, एक अच्छे पिता, इधर मेरे को एक सवाल ये आता है, आपके दोनों पुत्रों की बात करें, अभिमन्यु सिंह जी की और ध्रुव सिंह जी की, उनका योगदान किस तरह का और कितने सक्रिय हैं आपके साथ साथ वो, और क्या एक जो नई सोच साथ में वो भी चल रही है, परंपरागत सोच के साथ नई सोच, उसका फ्यूजन? हर आदमी का एक काम करने का पीक होती है, और जैसे फौज में हमें सिखलाया गया कि 40 साल के आसपास में वो एक यूनिट को कमांड करता है, उसके बाद में वो चला जाता है, तो नए खुद। तो दोनों बच्चे मेरे साथ में हैं, दोनों को अलग अलग काम दे रखा है। अभिमन्यु जो मेरा बड़ा बेटा है वो पीआर और हमारे इसका इंटीरियर्स का वो काम करता है, और एचआर का भी काम देखता है। और जो छोटा है, ध्रुव नाम है उसका, ध्रुव ऑफिस वर्क, फाइनेंसेस इसको संभालता है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, वो तो परंपरागत है हालांकि सवाल, लेकिन उसके पीछे की भावना मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैडम की किस तरह का योगदान है आपके जीवन में? ये सब जो एक एम्पायर जो तैयार किया और भविष्य में जो निवेश के अलग आपने जो प्लान्स कर रखे हैं उसमें? देखिए, वो मेरे अर्धांगिनी है, वो मेरे राइट हैंड है। जब से हमने होटल बनाना, जब मैंने फ़ौज छोड़ी तो सबसे पहले फ़ौज छोड़ने से कुछ कारण थे, कुछ परिवार में ऐसा हादसा हो गया था, छोड़ी थी, तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि मैं फ़ौज छोड़ना चाहता हूँ और वहाँ वापस घर जाके और मेरे को हेरिटेज होटल्स बनानी है। तो उनका मैं आपके साथ हूँ, आप छोड़ो। और जब से जहाँ भी मैं गया मेरे साथ में उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरा काम मेरे साथ दिया, और जो हाउसकीपिंग और किचन का इस्टेब्लिशमेंट करना और उसमें ट्रेडिशनल फूड और वो सब रहे, वो सब वो मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अच्छा, एक सवाल ये भी आता, कोविड के दौर में जब पेंडेमिक हुआ तो आप और मैडम दोनों शायद कोविड से ग्रसित भी हो गए थे। हाँ, वहाँ आपको नहीं लगा उस दौर में कि अब आफ्टर कोविड क्या होगा, और उन विचारों को जो आपके दिमाग में उस दौर में आए जब आप कोविड से ग्रसित थे, उसको आपने इंप्लीमेंट किया फिर प्रॉपर्टीज के अंदर? कि भविष्य में वेलनेस की बात करें या नेचर टूरिज्म की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, तो वहाँ से विचार आए? उस समय हम कोविड हुआ और हमारा विल पावर था, हम लकीली हम इतने ज़्यादा वो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं गया ही नहीं हमारे लंग्स, तो इसलिए हम बच गए। पर यस, जो ट्रेंड था वो बदल गया पूरा हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड ओवर टूरिज़्म का ट्रेंड बदले, और हमने उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी किया, अपने आप को ढाला उसके हिसाब से, और संपत्ति में, अपनी प्रॉपर्टीज़ में भी, हमारे होटल्स में भी, हमारे जो गढ़ किलों में भी हमने वो फैसिलिटीज़ उसमें डालने की पूरी चेष्टा करी, और हमने डाल भी दी। अच्छा, अगले सेगमेंट में जाने से पहले एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि विदेशी जो आते हैं उनमें एक अलग किस्म का उनको फ्लेवर चाहिए, हेरिटेज का फ्लेवर। तो और हर बार ये देखा है कि जब भी कोई बड़ा युद्ध हुआ या ग्लोबली कोई ऐसी घटना हुई, जैसे अभी मिडिल ईस्ट की घटना हुई, उसके बाद देखा कि जो विदेशी टूरिस्ट है उसका फ्लो एकदम बढ़ता है। तो उसको लेके उन सबको मीट आउट करने के लिए, उनकी डिमांड्स को, उनके फुटफॉल को, उस किस तरह की तैयारी है? दो तरह का टूरिज्म है अपने यहाँ पे, एक तो डोमेस्टिक है, एक इनबाउंड है, जिसमें ये फॉरेन टूरिस्ट हैं। इनबाउंड का अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, और फॉरेन की अलग है, फॉरेनर्स की अलग तरह की। फॉरेनर्स को ऑथेंटिक फूड चाहिए, उनको ऑथेंटिक हेरिटेज चाहिए, और वो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, वो यहाँ की हिस्ट्री को, वो सब उस कल्चर को देखने के लिए आते हैं। तो हमने उसी हिसाब से हमारा सेटअप किया हुआ है, और हमने आगे भी हम उनको भूल नहीं रहे हैं। हमने हमने डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब इस समय क्या हालत है, फॉरेन टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है, बहुत कम, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ है। और वो हमारे को कुछ, हमारी अल्सीसर महल की प्रॉपर्टी है या हमारे जयपुर अल्सीसर हवेली है, ये दोनों फॉरेन टूरिस्ट पर ज़्यादा केंद्रित है।
देखिए रोचक चर्चाओं का जो दौर है ना, एक सैन्य अधिकारी से एक हेरिटेज संरक्षक के तौर पर, और जो क्रांतिकारी विचार हेरिटेज संरक्षण के, उस पर बहुत अभी लंबी चर्चाएं होंगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उच्च कोटि के संस्कार प्राप्त होते हैं तब नई पीढ़ी को नवाचार करने का मौका मिलता है। टूरिज्म टॉक्स के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कैप्टन गज सिंह अलसी सर जी के बड़े सुपुत्र अभिमन्यु सिंह जी से। अभिमन्यु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। थैंक यू। मैं गज सिंह साहब से बात कर रहा था तो ही इज़ वेरी प्राउड फादर। निश्चित तौर पर आप लोगों ने जिस तरह से कांधा मिलाकर जो साथ दिया है और नई सोच, ये सिलह खाने से मैं सीधी शुरुआत करता हूँ। इसका विचार कहाँ से आया, और ट्रेडिशनल जो आपके पुराने परिवार, मतलब जो प्राचीन हथियार थे परिवार के, उनको किस तरह से इस ऐसा ढाला कि अट्रैक्शन भी बना रहे, इनका संरक्षण भी हो सके और आने वाली पीढ़ी, आने वाला पर्यटक इनको देख करके अपने इतिहास की भी जानकारी ले सके। मेरे ना जब फादर ने ये अभयगढ़ बनाने की सोची और जिस प्रकार से उन्होंने इसको डेवलप करना चालू किया, तो आइडिया था 1900 के टाइम पे आप ले जाएं लोगों को, जब गेस्ट आए, टूरिस्ट आए, तो उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो एक रियल पैलेस में रुका हुआ है एंड एक पुराना सामान लगा हुआ है उधर। तो हमारे पास ना अलसी सर में सिले खाने में ना पुराने हथियार और जरे बख्तर और ये किस तरह से, यहाँ से शुरुआत करें तो ये कौन से तो हथियार हैं, ये कौन सी पीढ़ी के माने इनको, और कैसे डिजाइन किया आपने ये सब? इसमें कई है, जैसे ये घोड़े का जरे बख्तर आप देख रहे हैं, इसका पीरियड होगा कम से कम 200 ईयर्स ओल्ड। इसको पाखर बोलते हैं अपने यहाँ भाषा के अंदर, एंड बड़ा ही रेयर ना चीज़ है। घोड़े का जरे बख्तर है ये, और ना जब युद्ध पे जाते थे, जो मेन ना राजा होते थे या ठाकर होते थे, उनके घोड़े को ये पहनाया जाता था, क्योंकि उनका घोड़ा सबसे ज़्यादा कीमती होता था और इम्पोर्टेंट होता था। फिर ना इस तरह से ये जो आपने डिजाइन किया सारा, ये बिल्कुल ना मेरे पास इतनी तलवारें थी, अब उनका क्या करते, तो मेरे को मन में आया कि मैं एक बार बनाऊं जिसके अंदर हथियारों को ऐसे यूज़ किया जाए कि आर्ट लगे वो। तो न जो चीज़ विच वाज यूज्ड इन पुराने ज़माने में युद्धों में लड़ी न यूज़ हुई, वो आज की तारीख के अंदर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ रहा है। बार तो वैसे भी मदहोशी का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ हथियारों को सजाया गया, निश्चित तौर पर जहन में बहुत सारी एक क्षत्रिय के घर में यही मिलेंगे मदहोशी की जगह पे। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, जब हम खेतड़ी आए, खासकर अभयगढ़ की बात करें, आपने कहा था जब हमारी चर्चा चल रही थी कि खेतड़ी तो एक गेटवे है, गेटवे ऑफ राजस्थान हम जिसको माने। बिल्कुल। हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, आपके जो प्राचीन जो हमारी संस्कार रहे, हमारी संस्कृति रहे, हथियार रहे, प्राचीन वस्तुएं रही हैं, ऐसी सामग्री, उनका प्रदर्शन भी प्रॉपर तरीके से हो। बिल्कुल। ये सोच कहाँ से विकसित हुई और कैसे गेटवे ऑफ राजस्थान कैसे माने खेतड़ी को, मैं ये जानना। मैं खेतड़ी को गेटवे ऑफ राजस्थान इसलिए कहता हूँ कि दिल्ली के पास में राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर इतना कुछ हो। खेतड़ी एक बहुत खूबसूरत इतिहास लेके बैठा हुआ है। काशी मानी जाती है शेखावाटी के, यहाँ पे 108 मंदिर हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं, 2-2 चौक के मंदिर हैं। यहाँ पे शेखावाटी का सबसे बड़ी बावड़ी है जिसका नाम पन्ना शाह तालाब है। वो इतना बड़ा है कि उसको तालाब का नाम दिया गया। यहाँ पे भोपालगढ़ किला है जो एक खुद में एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नीचे फतेह निवास पैलेस है जो आज की तारीख में एक म्यूज़ियम के तौर पे चलता है, उसका नाम है अजीत विवेक म्यूज़ियम। एंड ये वही जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो इतने प्रसिद्ध हुए अपने देश के लिए, उन्होंने इतना नाम किया, उनको यहाँ पे पधारते थे, यहाँ रहे, उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। खेतड़ी के अंदर मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड होते थे, मेरे ग्रैंडफादर का नाम अजीत सिंह जी था, एंड उन्होंने, मेरे ग्रैंडफादर ने फिर स्वामी जी को शिकागो भेजा था।
तो खेतरी बहुत सुंदर इतिहास लेके बैठा हुआ है। आप जाइए फतेह निवास पैलेस में, देखिए आप, इट्स ना अजीत विवेक म्यूजियम के नाम से है। उसके अलावा यहाँ पे जंगल, इतना खूबसूरत लेपर्ड कंजर्वेशन पार्क है जहाँ पे ना लेपर्ड छोड़े गए, खेतरी बांसियाल जो कंजर्वेशन पार्क है वो अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको आज तो चलो जानवर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट है, बट फ्यूचर के अंदर बहुत स्कोप है। अच्छा, इसलिए मैं गेटवे ऑफ राजस्थान कहता हूँ। बहुत बहुत खूब। एक सवाल मेरा ये भी था कि जब कोई भी पर्यटक या कोई भी व्यक्ति अभयगढ़ आए तो आप उसको ऐसा क्या दे रहे हैं, ऐसी कौन सी क्रिस्प्स हैं वो जिनको वो लगे कि हाँ मैं आके मेरा पैसा वसूल, मेरे को बहुत कुछ यहाँ देखने को, सीखने को, समझने को, सुनने को मिला। तो यहाँ की यूएसपीज क्या हैं, किस तरह से हम उसको देखते हैं? यहाँ पे इन अभयगढ़ के अंदर पहली बात तो ये बिल्डिंग अपने आप में एक मॉन्यूमेंट है जो मेरे फादर ने डिज़ाइन करी है। एंड आज अपन राजस्थान में अगर घूमते हैं तो राजस्थान अपने गढ़ किलों के लिए प्रसिद्ध है। एंड आज के ज़माने में गढ़ किला बनाना अपने आप में एक बहुत ना बड़ी बात है। और जिस तरह से पत्थर की नक्काशी हुई है यहाँ पे और ना पूरा हाथ से बना हुआ है, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आर्ट इंस्टॉलेशन है। कौन कहता है महल बनते नहीं है, बनाने वाला होना चाहिए। बनाने वाला होना चाहिए। कैप्टन गज सिंह अलसी सर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से नए ट्रेंड्स, नए नवाचार, ताकि उनकी जो सोच है वो सोच भी प्रभावित ना हो और नई चीज़ भी देखने को मिले, नई विधाएं सामने आए? ना ट्रेंड की लें तो मैं तो 2013 के अंदर ही कर चुका, जो ना अब लोग बाग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक फेस्टिवल चालू किया था जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड्स था, खैर अब वो बंद कर दिया है। बट ना मेरा ये मानना है हर 10 साल के अंदर बिज़नेस को इवॉल्व होना चाहिए, और अगर आप वो नहीं करते हो तो आप पिछड़ जाते हो। तो वो अगर कुछ बंद किया है तो कुछ और खूबसूरत चालू करेंगे। जहाँ तक बात रही इन लेगेसी को फॉलो करने की, तो मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो एक बेटे को करना चाहिए अपने फादर के लिए। अभिमन्यु जी, एक सवाल मेरा ये भी था, ये खेतड़ी की हम बात कर रहे हैं, अभयगढ़ की, बाखूब इस प्रॉपर्टी को आपने तैयार किया। निश्चित तौर पर हमको हमारी धरोहर किस तरह से होनी चाहिए, कैसे उसको संरक्षित करना चाहिए, वो मॉडल यहाँ देखने को मिलता है। नाहरगढ़ रणथंभौर, अलसीसर हाउस, अलसीसर हवेली, इनमें सबके मतलब ये चारों किस तरह से अलग हैं प्रॉपर्टीज अपने आप में, और किसको देखने के लिए कब किस समय कहाँ जाना चाहिए वो भी बताएं आप मानेंगे नहीं, मैं बिकॉज सारा ऑपरेशन संभालता हूँ, तो मैं बिल्कुल जैसे बंजारे होते हैं ना, एक जगह से एक जगह चलते हैं। मैं 2 दिन खेतरी रुकता हूँ। हाँ, खेतरी रुकता हूँ, मेरे डेरे हैं ये जहाँ मैं रह के डेरा कहना ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल। तो हर प्रॉपर्टी अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। आप यहाँ से 80 किलोमीटर है अलसीसर, आप जाके देखिए, बिल्कुल एनर्जी चेंज हो जाएगी एंड आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। अगर वो चूने का बना हुआ है तो ये भाटे में बना हुआ है। अलसीसर हवेली जयपुर के बीचों बीच न होती हुई इतने खूबसूरत पेड़ पौधे, पुराने पेड़ लगे हुए हैं, उसकी एनर्जी अलग है। आप नाहरगढ़ के अंदर जाते हैं तो उसकी एनर्जी अलग है। इतने खूबसूरत पेड़, इतनी सुंदर बिल्डिंग, आज 20 साल हो गए उसको चालू हुए हुए। तो हर घर की एनर्जी अलग होती है, हर आदमी का जो घर होता है उसकी एनर्जी होती है। तो आप जब अपने अलग अलग घर करते हो तो उसकी बट ईथॉस और उसके जो लाइवलीनेस है वो एक आपको नज़र आएगा कि हाँ ये इनका आदमी का घर है। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार में जो ये समन्वय है वो कैसे है। कैप्टन गज सिंह अलसीसर, अभिमन्यु सिंह, ध्रुव सिंह, बिल्कुल माँ साहब कब साथ बैठते हैं, कितनी बार बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो किस तरह की चर्चा होती है? हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों साथ करते हैं, पूरी फैमिली। वेरी गुड। और ना ऑफिस में मैं, मेरे फादर और मेरा भाई, हम बैठे रहते हैं दिन भर साथ में। फिर शाम को चाय भी सब परिवार साथ में पीता है। और ना कहीं आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, और जंगल जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं। यहाँ ना फादर कुछ ना कुछ प्रोग्राम ना करते रहते हैं तो उस पूरा परिवार आता रहता है। हम तो पूरे टाइम साथ में रहते हैं। यही कारण है ये सब, ये जो एनर्जी जो आती है, बिल्कुल बिल्कुल। पावर जो आ रहा है, वो पुरानी बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, वो 3 सीख रखोगे तो टूटेगी नहीं, 1 रखोगे तो टूट जाएगी, वो वाली कहानी है और कुछ। बहुत ही खूबसूरत। नवाचार करने की बात आती है, नया इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, ये कहाँ से गज सिंह साहब से निकल के आती है, अभिमन्यु उसको देते हैं, ध्रुव देते हैं, माँ साहब से निकल के आती है?
ना नहीं, मदर तो हमारे ना जो फादर ना कहलवाते हैं वो करवाते हैं। बाकी ना मेनली तो ना हम तीनों जब, क्योंकि हम पूरे टाइम ही साथ में रहते हैं ना, तो अब कितनी आप पारिवारिक बातें करोगे, रिश्तेदारों की बातें करोगे, देखिए मेरा दोस्त यूँ, मेरा वो यूँ, तो आप फिर हमारे लिए तो फिर पूरे टाइम बिजनेस की बातें चलती रहती कि कैसे नाम और बढ़ाया जाए। शाम डाम दंड भेद परिवार का नाम होना एक पिता तभी सार्थक होता है जब उसका पुत्र भी पिता की तरह बनना चाहे या पिता के व्यवसाय में जाना चाहे। यहाँ सवाल थोड़ा सा ट्रेंडी है कि सेना में जाने की आपने नहीं सोची, नंबर एक। अगर नहीं सोची, आपको इधर आना था, तो पिता को आदर्श मानते हुए आपको क्या लगा कि मतलब मुझे हेरिटेज कंजर्वेशन या एक बड़े सफल होटलियर के तौर पे तब्दील होना है? मेरे फादर चाहते थे कि मैं ना फौज ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे फौज ज्वाइन नहीं करनी थी। मैं एक आर्टिस्ट हूं ना, मैं पेंट करता हूं। एक फौजी का पुत्र आर्टिस्ट, आप वो काम गजब का कॉम्बिनेशन देखिए जी। बट मेरे आर्ट के अंदर आपको वो सारी झलकें मिलेंगी जो एक क्षत्रिय में होनी चाहिए। बिल्कुल। ना मैंने ना तलवारों से आर्ट क्रिएट किया है, तो वो एक फायर और लव का कॉम्बिनेशन होता है वो ना, कि आप आर्ट ऐसी चीज़ से बनाएं जो पुराने ज़माने में युद्धों में काम आई, जिन पे खून लगे हुए हैं, आज आप उससे एक आर्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात की, बहुत बारीक बात है कि फौजी सिर्फ वही नहीं जो सीमा पर जाके दुश्मन से लड़े, फौजी वो भी जो अपने परिवार की लेगेसी को, अपने देश की संस्कृति को, अपने प्रदेश से मिले संस्कार और सामाजिक मूल्यों को भी उस रूप में ढाले जैसा इन्होंने किया। ये देख सकते हैं इनका जो एक आर्टिस्टिक जो इनका योगदान रहा है, निश्चित तौर पर अभिमन्यु भी एक फौजी से कम नहीं। इस पूरे परिवार को, अलसी सर परिवार की हम अगर बात करें तो कैप्टन गज सिंह अलसी सर से लेकर अभिमन्यु जी और ध्रुव जी, इनके जो छोटे भाई हैं, निश्चित तौर पर एक सामूहिक प्रयासों से एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हेरिटेज संरक्षण का संदेश तो देती ही है, साथ ही इस बात का भी कि परिवार के साथ रहना, परिवार नाम के संगठन को जितना मजबूत करेंगे आप उतने मजबूत रहेंगे, आपकी नींवें उतनी मजबूत होंगी। अगले सेगमेंट तक इन चर्चाओं का दौर जारी रहे, उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। टूरिज्म टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कैप्टन गज सिंह अलसी सर जी मौजूद हैं। गज सिंह जी, मैं ठीक पीछे ही देख पा रहा हूँ, ये जो दरवाजे, जिस तरह के मेहराब, जिस तरह के कंगूरे ये दिखते हैं, इनकी किस तरह से मतलब ये डिजाइन किया, सोच कहाँ से डेवलप की सारी? शेखावाटी के अंदर ज़्यादातर हवेलियों में यही दरवाजे लगे हुए मिलते हैं आपको, और मैं इनको बहुत सालों से, कम 15-20 साल से ये मैं इकट्ठा कर रहा था। तो यहाँ करीब मैंने 400 पुराने दरवाजे उनको रेस्टोर करके लगाया, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, आपको ये खिड़कियाँ दिख रही हैं, तो ये सब पुरानी शेखावाटी की है। ये एक तरह से रिसाइकलिंग ऑफ वुड है। अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ वुड है सारा, पुराना वो लिया, उसकी पॉलिशिंग कराई, उसको उस तरह से रेस्टोर कर दिया उनको, हाँ, और उनको यहाँ इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ इसमें जैसे जगह जगह आपने ये बारीक जो काम हुआ है पत्थर के ऊपर, खासकर जैसलमेर का ये येलो मार्बल नज़र आता है, किस तरह से इसकी और कितना समय लगा इसको तैयार करने में? ये प्रॉपर्टी मैंने 2015 दिसंबर में यहाँ काम शुरू किया था, और उससे करीब 3-4 साल पहले मैंने ये कार्विंग वाला पत्थर ख़रीद के वहाँ से, जैसलमेर से, वहाँ माइंस में भी गया, बहुत सारा काम किया मैंने, और वो मंगाए करीब 250 ट्रक उस समय इनका पत्थर का आया था। उसको पूरा चिराई करके और मंगाया, और बांदीकुई के पास में वहाँ मैंने 2 साइट्स खरीदी इंडस्ट्रियल एरिया में, और मेरे जो लोग आके काम करने वाले, उनको मैंने वो दी, ये तुम्हारी है, तुम इसमें इस्टेब्लिश करके उनको, और वहाँ ये काम हुआ। अच्छा, एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इतनी ये जो प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से तैयार की पूरी खेतड़ी में अभयगढ़, इसका स्थापत्य किस तरह का है? आपने खुद ने ये डिज़ाइन तैयार किया या किसी से डिज़ाइन तैयार करवाया, या आप
कहाँ से प्रेरणा मिली इस तरह से तैयार करने की? देखिए, मेरा भांजा है कीर्ति सिंह, अरुणोदय आर्किटेक्ट के नाम से। वो फौज में जाने वाला था, उसको मैंने डाइवर्ट किया था अच्छा। आर्किटेक्चर में। वो क्रिएटिव बच्चा था। मैंने कहा भैया, उस समय मतलब बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा रक्षा देश की ही नहीं तो रक्षा हेरिटेज की भी करनी चाहिए। हाँ, वो एनडीए में पास हो गया था, वो एंजॉय कर रहा था, तो मैंने उसको मोटिवेट करके और आर्किटेक्ट बनाया उसको। और इसमें टेक्निकल ड्राइंग्स और कुछ चीज़ें हैं वो उसने बनाई है, पर बेसिक कंसेप्ट जो था वो मेरा है। बाकी डिटेल ड्राइंग तो ऑब्वियसली आर्किटेक्ट बनाएगा। मैं ये देख रहा हूँ जैसे अब ये इसमें बड़े धार्मिक चित्र भी यहाँ नजर आ रहे हैं। फ्रेस्को पेंटिंग देखी मैंने, ठीकरी आर्ट यहाँ पर देखा। अब ये जैसे इस तरह के ये जो धार्मिक जो चित्र थे, इनके जरिए क्या संदेश देना आप चाहते थे? किस तरह से दिमाग में आया कि ये सब ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे पर्यटकों को या जो भी आएंगे? ये हम लोग आई डोंट नो, मतलब क्या हो रहा था लोगों के अंदर, क्या दिमाग में घुसा हुआ था। ये भी कितनी खूबसूरत है। और वो लोग बाग पता नहीं कहाँ कोई फूल बनाते हैं, कोई पौधे बनाते हैं, कोई सीनरीज बनाते हैं। इनमें क्या कमी है? और हमारे कल्चर को रिवाइव करना मेरा एक धर्म है। आस्था की आस्था बची रहे और आकर्षण भी आस्था के साथ। अब ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं और मिनिएचर की मैंने कॉपी कराई है, तो उसमें आपके सामने जो भी है, आगे में कोई इसमें ज़्यादा नहीं बोलना। अच्छा, नाहरगढ़ रणथंभौर की यात्रा कैसे शुरू हुई और किस तरह से उसको अंजाम दिया? नाहरगढ़ की क्या हुआ था कि मेरे जो ससुर साहब थे, वो उनका नाम था भीष्म चंद्र जी। 1974 के अंदर वो पहले फील्ड डायरेक्टर थे रणथंभौर नेशनल पार्क के, टाइगर रिजर्व, जो टाइगर प्रोजेक्ट बना, तो फील्ड उसके प्रोजेक्ट टाइगर के पहले फील्ड डायरेक्टर थे। और वो 78 तक वहाँ रहे और 78 में वहीं पे इन चेयर उनकी डेथ हुई थी। तो मेरे वाइफ काफ़ी उनकी यादें थी वहाँ की। अच्छा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो सोच आपके ससुराल से आप तक आई है? नहीं, वो तो एक है। आप देखिए, मेरा घर से जी, जिन्होंने जयपुर अल्सीजन हवेली बनाया, गणपत सिंह जी नाम था। मैंने पहले भी उसके बारे में बताया कि गणपत सिंह जी जयपुर के शिकारखाना और जंगलात के सबसे बड़े अधिकारी थे। वो जैसे आज हॉफ होता है, उसी तरह से वो वहाँ जयपुर स्टेट के थे। तो ये संयोग रहा कि दोनों ही सोच मिली। फिर मेरे ननिहाल से भी, अच्छा, मेरे नाना जी भी रहे उसी पोस्ट पे। तो मेरे ननिहाल से, मेरे घर से, खुद के परिवार से, मेरे ससुराल, तीनों में ये त्रिवेणी ऐसी बनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कि वो वहाँ से सारी चीजें उस तरह से हुई। अच्छा, नाहरगढ़ रणथंभौर को कैसे तैयार किया सारा, उसमें कितना समय लगा और क्या विशेषताएं? नाहरगढ़ रणथंभौर का तो एक अजूबा ही था कि मैंने 14 महीने के अंदर उसको कंप्लीट किया। मैंने दीवार बनानी शुरू करी, पहले कन्वर्जन हो गया सब कुछ, किन्हीं कारणों से एक बार रोका गया सरकार ने, 1 साल तक मेरा काम रुका। फिर वापस जब शुरू हुआ तो मेरे को बताया, वो जो कन्वर्जन ऑर्डर आया है उस मेरे को कहा कि ये 31 मार्च 2005 से पहले कंप्लीट होना है। और ये ऑर्डर मेरे को मिला 3 में, जुलाई 3 में। तो अब जुलाई 3 मतलब 2003 के अंदर जब मेरे को ये ऑर्डर मिला, तो अब मैंने फुल, उस समय नरेगा का मामला नहीं था और एक बुलाते थे, 2 आते थे, 3 आते थे, तो मैंने फुल जोर लगा के और उसको 14 महीने में, दीवार बनाने में 6 महीने लगे थे, 14 महीने में उसको ऑपरेशनल कर दिया था बिल्डिंग को। बड़ा उसका स्थापत्य भी अद्भुत है, जिसमें उसमें जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ कुछ स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा नजर आ रही है, वहाँ थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ का टच उस तरह का। वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है, राइट। रणथंभौर इज अ वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, तो वहाँ इसलिए ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग्स भी लगी हैं, फोटोग्राफ्स भी लगी हैं। पहले तो उसको गेम पार्क ही हुआ करते थे, रणथंभौर की बात करें, सरिस्का की बात करें, तो पुरानी इस तरह की यादें आपके परिवार से जुड़ी हुई, क्योंकि आपका परिवार बहुत पुराना रहा है, 8वीं पीढ़ी हैं आप उसकी संभवतः, तो ये जंगल, जंगलात, शिकार, इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी स्मृतियाँ वहाँ जो रणथंभौर में देखने को मिलती हैं? मैं इसमें गलत नहीं बोलूँगा, मेरी कोई वहाँ की स्मृति नहीं है। और मैं तो पहली बार वहाँ 1988 में गया था रणथंभौर, और जाके मैंने देखा, उस समय से दिमाग में घूमने लग गया था कि ये जगह है जो आगे जाके टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, तो यहाँ हमें कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही मौका मिला मुझे,
कि अब हमारे को एक्सपेंड करना चाहिए। तो मैंने मेरी वाइफ से बात करी, ऑब्वियसली दोनों का मेल होना चाहिए, तो उनका तो शी जम्प्ड। मुझे क्या बात, मेरे यहाँ तो मेरा बचपन भी था 4 साल। अरे वाह, एक तरह से वो डेडिकेटेड किया आपने हाँ। मैडम को, वो डेडिकेट भी किया कि इस तरह की स्मृति हैं तो उनको और हम हाँ, उनकी स्मृतियाँ थी, मेरी कुछ। अरे बहुत खूबसूरत। संरक्षण की हम बात करते हैं क्योंकि मैंने देखा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में आप रहे, आप पर्यटन नीति जब तैयार हो रही थी तो उस समिति में आप थे, आप विभिन्न मोर्चों पर आपने हेरिटेज संरक्षण को लेकर, इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की बात करें तो आप उसके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। पूरे देश की हेरिटेज प्रॉपर्टी को एक जगह लाना, एक मंच पर लाना, ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, क्योंकि मैंने देखा अब तक हेरिटेज प्रॉपर्टीज थी तो सही लेकिन बिखरी हुई थी, उनका कोई वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, और वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था तो उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आपने इतना बड़ा, आप और आपके साथ तमाम जो लोग थे, उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया तो उसके पीछे की सोच क्या थी, और अब तक कितनी प्रॉपर्टीज़ या कितने ऐसे पुराने राजघराने हैं जो इसमें शामिल हो पाए? देखिए, जहाँ तक हेरिटेज संरक्षण का काम है या हेरिटेज एसोसिएशन का मैटर, ये सब महाराजा जोधपुर, मेरे जो नाम राशि हैं गज सिंह जी, उनकी देन है। उन्होंने इसमें पहल की थी, और ये 90 के दशक में तो बनाया एसोसिएशन, पर उससे पहले से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और मैं इस एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं बन रहा था, तो मेरे को मेरे मामा जी मोहन सिंह जी काणोता ने ज़बरदस्ती मेरे को इसमें बनाया। फिर मैं इसमें पिछले 20 साल 25 साल से मैं भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हम जो लोगों से बात करते हैं जी, वो बताते हैं कि गज सिंह जी का योगदान, गज सिंह जी सर साहब का जबरदस्त रहा है। फिर जब मैं एक बार, ये मेरी आदत, एक बार किसी चीज़ में घुस गया तो उसके पूरा फिर मन से काम करता हूँ, फोकस करके काम करते हैं। तो ये जो भी हमारी नॉलेज थी, जो भी हम अपनी IQ थी, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ पॉलिसीज़ के अंदर मूव किया। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के लिए हेरिटेज एसोसिएशन ने मूव किया। ये हम मतलब हमारी सोच थी, बाप जी को बोला कि सर अपने को ये करना चाहिए, हमने इसको मूव किया, चिट्ठियाँ लिखी और आगे बढ़ाया। और लकीली कि इससे पहले ही इसके बारे में कुछ हो चुका था काम पार्लियामेंट में, बट वैसे देखने मतलब फॉर दी पब्लिक पर्पस किसी को पता नहीं था, ये हमने इसका मूवमेंट। देश निश्चित तौर पर इस बात को याद रखेगा जो आपका हेरिटेज संरक्षण को लेकर योगदान है, और राजस्थान पायनियर की पोजीशन में। मेरा सवाल यही था कि हेरिटेज संरक्षण में जब हम बात करते हैं तो बरबसी राजस्थान का ही नाम सामने आता है। तो राजस्थान में तो आपने जिस तरह का काम किया है और आप कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर अद्भुत है, और उसकी मिसाल भी नहीं दी जा सकती दूसरी जगह पर। लेकिन खास बात यह है कि हम दूसरे राज्यों में जाएं, हम साउथ के राज्यों में जाएं, हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं, हम वेस्ट के राज्यों में जाएं, वहाँ की जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ के जो पुराने रजवाड़े थे, उनको एक साथ लाना, क्योंकि सबके विचार अलग थे, सबके तौर तरीके अलग थे, उनको संगठित कैसे किया? हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है वो अलग अलग जगह पर जाते हैं। केरला में 2-3 बार मीटिंग कर ली, उससे मोटिवेट होते हैं। वहाँ के जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ वाले, उनको बुलाया जाता है वहाँ, और उनको हम एक टॉक की तरह हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी मीटिंग में एज ए स्पेशल इनवाइटी। तमिलनाडु में हम लोग गए, महाराष्ट्र में हम लोग गए, गुजरात में गए, और उत्तर प्रदेश में गए। हम कश्मीर वालों ने हमें स्टेट गेस्ट का दर्जा दे के बुलाया। यूपी में भी उस समय अखिलेश जी थे जब उन्होंने स्टेट गेस्ट का दर्जा दे के हमें बुलाया, और तमाम जो राज्य हमारे, मध्य प्रदेश में भी हम लोग गए। तो ये तमाम प्रॉपर्टी, इवन वेस्ट बंगाल में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। तो उसमें क्या होता है, जब फिर उसको एक तरह से मीडिया के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के मार्फत हमारा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है इसमें, मीडिया का, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये सब जब मीटिंगें हम करते हैं तो ऑब्वियसली मोटिवेट होता है। हम शोकेस करते हैं कि देखो राजस्थान ये कर रहा है, आप भी ये करिए। इसमें ज़रूर है कि हम सेलेक्टिव हैं बहुत इस मामले में, हमारे मेंबरशिप लेने में। जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगा कि प्रॉपर हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई है, जब तक हम उसको मेंबर नहीं बनाते। आपके हेरिटेज संरक्षण के इस योगदान को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के योगदान को, यूं तो कोई भी पुरस्कार, कोई भी सम्मान उसके लिए छोटा है, क्योंकि आपने जीवन का बहुत लंबा सफ़र एक अनुशासित सैनिक से
उठ करके आपने जिस तरह से हेरिटेज संरक्षण का काम किया, निश्चित तौर पर काबिले गौर है, काबिले तारीफ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का पूरा परिवार उसके लिए आपको सैल्यूट करता है। और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह दे करके हम आपके योगदान को न केवल हमारे जहन में, आपके जहन में, बल्कि तमाम दुनिया के जहन में उसको संजोए रखने के लिए ये आपसे इतनी रोचक चर्चा हुई और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को सीखने को मिलेगा। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सपनों को साकार करने के लिए सपनों को देखना जरूरी है और फिर एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी, ताकि जो सपना था उसको हकीकत का रूप दिया जा सके। यूँ तो राजस्थान हेरिटेज संरक्षण में पायनियर है, लेकिन कैप्टन गज सिंह अल्सीसर ने और उनके प्रयासों से जिस तरह से पूरे देश की हेरिटेज को एक मंच पर लाया गया, उसको संरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सामने बहुत सारी मांगें उठाई, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। हम टूरिज्म टॉक्स के जरिए हर बार नई शख्सियत से मिलते हैं, लेकिन जो प्रभाव, जो शैली और जो कार्य कैप्टन गज सिंह अल्सीसर के हैं, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। टूरिज्म टॉक्स में आज इतना ही। अगली बार अगले शो में अगली और नई शख्सियत के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।